हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आपके KVS PRT EVS सेक्शन की जो नेक्स्ट क्लास है और इसमें बेसिकली हम इस कॉमन डिजीजेस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली जो कॉमन डिजीज एंड डेफिशिएंसी डिजीज जो आपका टॉपिक है इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि कॉमन डिजीज, सामान्य रोगों का ये लास्ट सेक्शन है जिसमें मैं आपको जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं या फिर डेफिशिएंसी डिजीज जो बच गई थी आपकी, मिनरल सी और आयरन डेफिशिएंसी वगैरह ये सब बच गई हैं, तो इन सब के बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एंटीबायोटिक्स, पेंडेमिक, एपिडेमिक, बहुत सारी चीजें। तो क्योंकि वो एक बहुत ही करंट टॉपिक है, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं EVS में आपके कॉमन डिजीजेस से। सो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिलेबस। सिलेबस को देख लेते हैं। एनवायरमेंटल साइंस का आपका बेसिकली ये सिलेबस है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता देती हूँ कि ये पूरा सेक्शन मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसमें हम कॉमन डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं, जो आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट एड और हेल्थ सर्विस देखते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक फिर नया स्टार्ट कराऊंगी। जहां तक है फर्स्ट एड ही कराऊंगी क्योंकि फिर ये भी डिजीज से रिलेटेड कुछ है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली यहां तक का आपका फिर कवर हो जाएगा। ओके, सो चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हैं भाई शेयर करा करो, थोड़ी सी नॉलेजेबल वीडियोस को शेयर करोगे तो काफी आपको भी बेनिफिट होगा, साथ साथ मुझे भी होगा। और शेयरिंग से थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो लोग सच में एक्चुअल कंटेंट के लिए पढ़ रहे हैं, कई बार यूट्यूब पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे कि मैम मतलब हम अब तक हम कहाँ था ये चैनल, मतलब इस तरह के कमेंट्स बहुत ही ओवरवेलमिंग होते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के, जो बच्चे कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि आपका यूट्यूब जो चैनल है वो बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब इतना अच्छा कंटेंट देते हो आप, ये वगैरह। सो मुझे बड़ी खुशी होती है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन फील होता है कि यार मेरे वर्क को थोड़ा अप्रिशिएबल है, मतलब थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है ना। बात सिर्फ वही है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी है। सो चलिए, हमारा जो लास्ट सेक्शन था उसमें हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात की थी, जिसमें हम वाइटामिन को कवर कर लिया था मैंने। ABCD जितने भी वाइटामिन थे आपके, उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस और उनको कवर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस की। बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग। सो देखिए, मिनरल बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, है ना। इन सब चीजों के लिए मिनरल्स भी बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, या हमारी फूड हैबिट्स की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कई लोग पैसे की वजह से भी आप कह सकते हो कि जब भूखमरी होती है, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। जिन बच्चों को आपने देखा होगा जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो कई ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारे शरीर को ये मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। सो इनकी कमी से होने वाले रोगों को ही हम खनिज पदार्थ से होने वाले कमी के रोग बोल सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। देखिए, वैसे मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे जो आपके पेपर में पूछने लायक है, जो थोड़े फेमस से होते हैं, जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी की। आयरन का मतलब हिंदी में कहें तो लोहा होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप आयरन का एक आयरन की कोई चीज उठाकर खा जाएंगे उससे आयरन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आयरन जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक प्रॉपर कंटेंट होता है कि भाई इतना आयरन हमारी बॉडी को चाहिए। आप सभी को पता है कि हमारे इस शरीर में जो है आयरन हो गया, मिनरल्स हो गए, या फिर वाइटामिन हो गए, इनका एक लेवल होता है। एक लेवल के अकॉर्डिंग हमें इनटेक करना होता है, हमें लेना होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन की मात्रा जितनी चाहिए उतनी आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रही है, तो इसकी कमी से भी आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। सबसे पहले, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 4 ग्राम ऑफ आयरन। देखो 4 ग्राम होता है, ऑफ विच 3 ग्राम आर इन द ब्लड। बेसिकली 4 ग्राम आप कह सकते हो मेल्स में, फीमेल्स में थोड़ा सा कम हो सकता है, इनसे 3.5, 3.7, 3.8 इस तरह से, या 4 भी हो सकता है, बट ये मेल्स में 4 ग्राम होता ही होता है। सो ऑफ आयरन ऑफ विच 3 ग्राम आर इन द ब्लड, यानी कि 4 ग्राम में से अगर हम 3 ग्राम की बात करें तो ब्लड में होता है, विद हिमोग्लोबिन, एंड रेस्ट 1 ग्राम इज इन स्टोर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब कि बाकी 3 ग्राम जो है ये तो आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और बाकी जो बच गया आपका वो बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म में होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आपको पता है, RBCs के बारे में आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपने सुना होगा।
ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, पहली चीज तो ये है कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, एक तरह का ये प्रोटीन होता है, इस चीज को भी याद रखना है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, बेसिकली आरबीसीज में पाया जाता है। और काम क्या है इसका, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स में होता है। और रेड ब्लड सेल्स जो होती है, आपका खून जो होता है आपका, बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में। सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की एक लिमिटेड मात्रा होती है जो शरीर में होनी चाहिए, अगर कमी हो जाती है तो उसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। सो आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन जो है अगर आपके शरीर में कम बन रहा है तो मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी है डेफिनेटली। आयरन इज एसेंशियल फॉर, ये है ना, आयरन बहुत एसेंशियल है, मतलब बहुत जरूरी है अगर आपको हीमोग्लोबिन चाहिए। इट इज फाउंड इन अदर मायोग्लोबिन एंड सर्टेन अदर एंजाइम्स। तो कहाँ मिलता है, मायोग्लोबिन में मिलता है, साथ ही साथ दूसरे एंजाइम्स में भी इसका मिलता है। अब बेसिकली क्योंकि हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्या होता है। द कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इज एनीमिया। देखो एनीमिया होता है जो सबसे कॉमन रोग है हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर आयरन की कमी से होने वाला, लेडीज में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा होता है। वो फीमेल्स बेसिकली बच्चों में फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है। जो फीमेल जो है बेसिकली जो मदर्स होती हैं उनको भी काफी वीकनेस आ जाती है। और बिकॉज ड्यू टू सम मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड लॉस होता है हर मंथ, उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी फीमेल्स के अंदर हो जाती है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एनीमिया एक ऐसा डेफिशिएंसी कारण है जो किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, आयरन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपके शरीर में आयरन की मात्रा होनी चाहिए। और आपको पता है कि आयरन हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है। आई थिंक सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स की, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ। सो ग्रीन वेजिटेबल जो होती है उनके अंदर आयरन बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, बथुआ हो, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप मार्केट में देखते हैं सब में आयरन पाया जाता है। फिर बीट रूट में आयरन पाया जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि कैबेज जो होती है, गोभी होती है, गोभी के पत्तों में भी काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और अदर सोर्सेज भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं जैगरी में, यानी कि गुड़ के अंदर भी आयरन पाया जाता है। तो अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो कमी कर, मतलब आयरन जो है अपने शरीर में बढ़ाना है, उस लिमिटेड अमाउंट तक बढ़ाना है जो आपको चाहिए, तो आपको ये चीजें खानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट चलते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी। देखिए आयोडीन के बारे में जब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं 6th क्लास में थी तब मैंने एक बीमारी का नाम सुना था, ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर जिसको घोंगा बोलते हैं। अगर हम उसमें बोले क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोले तो ग्वाइटर होता है, लेकिन हिंदी में अगर बात करें तो घोंगा होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसमें गंडमाला दिया हुआ है गूगल ट्रांसलेट में। सो ग्वाइटर होने से क्या होता है, ये बेसिकली मैंने 6th क्लास में पहली बार सुना था। और उस टाइम पे हमारे टीचर्स कहते थे भाई नमक खाया करो, नमक नहीं खाओगे तो ऐसा, मतलब उन्होंने फोटो दिखाई थी, मे बी एक मैगजीन या अखबार की फोटो थी, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली। और उसमें हमने जब देखा कि उसमें गर्दन इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है आयोडीन की कमी से, जब ग्वाइटर होता है तो उसमें गर्दन बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है आपकी, है ना। एक कह सकते हैं कि आप अगर फेस को देखिए, फेस कह सकते हैं ना कि आप देखने में भी आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी को नहीं होना चाहिए। सो ग्वाइटर जो होता है वो सबसे कॉमन बीमारी है आयोडीन की कमी से होने वाली। लेकिन अब आपको पता है कि जो सॉल्ट है, जो नमक हम खाते हैं, वो नमक जो है उसमें काफी मात्रा में आयोडीन आता है, क्योंकि अब जो नमक है वो आयोडाइज्ड आ गया है। पहले ये बीमारी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, क्योंकि आयोडाइज्ड नमक जो है आपका टाटा सोल्ट हो गया, जो भी हो गया, इन सब में आयोडीन पाया जाता है और हम खाने में नमक लेते ही हैं। सो कॉमन सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर सी फूड्स सच एज सी फिश के अंदर पाया जाता है, श्रिम्प्स में, क्योंकि हमें पता है समुद्र का पानी बहुत खारा होता है और समुद्र में नमक भी होता है, उसमें आयोडीन भी होता है। तो ये सी फूड जो होता है या फिर जो आयोडाइज सोल्ट होता है, नमक होता है, उसके अंदर भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सो जो आयोडीन रिच सोयल होती है, मिट्टी होती है, पानी होता है, अगर उसमें कोई सब्जी उगती है तो उसके अंदर भी आयरन मिलता है। सो द कॉमन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आर ग्वाइटर, सबसे पहला इसमें मैंने आपको बता दिया ग्वाइटर होता है। इसके बाद एक और बीमारी होती है क्रिटिनिज्म होती है, ये भी एक बीमारी है। और माइक्सोडेमा भी जो होती है, ये भी एक बीमारी है जो आयरन की कमी से होती है। सो आप ये याद रख लीजिए इनके नाम, क्योंकि आपसे बेसिकली यही क्वेश्चन होता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, इनमें से कौन सा रोग है, मतलब 1 2 3 ऑप्शन दे देंगे आपको और कहेंगे जो आयोडीन की कमी से नहीं होता है या फिर होता है। तो ऐसे भी चीजों के लिए आपको इनके नाम याद रखने हैं। ग्वाइटर इज वेरी कॉमन, बट इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं कि ये बीमारियां भी आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट चलेंगे हम कैल्शियम डेफिशिएंसी से। कैल्शियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा।
इट इज वन ऑफ द वाइटल मिनरल्स नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, है ना। हम सुनते हैं हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब हम दांतों की बात करते हैं तो आप टूथपेस्ट वगैरह में देख लो तो वहां भी कैल्शियम वेल्शियम के बारे में बहुत बात होती है। एंड टीथ बिसाइड्स हैविंग ए रोल इन न्यूरो ट्रांसमिशन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो न्यूरो ट्रांसमिशन और मसल मांसपेशियों के संकुचन में भूमिका निभाने के अलावा कैल्शियम मजबूत हड्डियों दांतों के लिए भी आवश्यक होता है। तो भाई ये सबको पता होगा कि बोन्स के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये शायद किसी को ज्यादा नहीं पता होगा इसके बारे में, जो साइंस बैकग्राउंड की नहीं है, किसका रोल होता है न्यूरो ट्रांसमिशन में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी। जो हमारी मसल्स है वो जब सिकुड़ती हैं उसमें भी आयरन, इसका कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो कैल्शियम की कमी से बेसिकली क्या हो सकता है, इरिटेबिलिटी, जिटरीनेस, मसल स्पैज्म, ट्रेमर्स या फिर कन्वर्जेंस इन न्यू बोर्न बेबीज, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, इजी फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन्स हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है सो आपको अगर थोड़ी सी भी चोट लगी तो आपकी हड्डियों में ज्यादा चोट लग सकती है, क्योंकि हड्डियां इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी नहीं। हड्डियां कब स्ट्रॉन्ग होंगी, जब उसके अंदर कैल्शियम होगा, और कैल्शियम नहीं होगा तो आप इजिली फ्रैक्चर हो जाएगी आपकी बोन। ठीक है, नमनेस एंड टिंगलिंग, ठीक है, ये सब इसका लिखा होता है। सुन्नता हो सकती है कि आपकी बॉडी में झन्नाट ना हो, सुन्न हो जाए एकदम से, आपको कुछ महसूस ना हो क्योंकि हड्डियों में जान ना हो, उसके अंदर कैल्शियम ना हो। ठीक है, इसके अलावा नवजात शिशुओं में अगर कैल्शियम की कमी से, आपने सुना होगा छोटे बच्चे जो होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कैल्शियम की गोलियां उनको देनी पड़ती है, तो ये भी हो जाती है। उनके अंदर घबराहट भी हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन भी आ सकती है कब कभी, या ऐंठन आप देख सकते हैं, या फिर नाखून आपके खराब हो सकते हैं कैल्शियम की कमी से। हड्डियों का आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है, सुन्नता और झुनझुनापन भी आपको महसूस हो सकता है। ये तो मैंने प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट में देखा था कोलगेट की। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो कैल्शियम की कमी से हो सकती है। सो बेसिकली जो बोन से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये हो गई आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात। ओके, सो बेसिकली हमने जो मिनरल डेफिशिएंसी में थी मेन यही पढ़ना था हमें। आयरन, आयोडीन और कैल्शियम के बारे में हमने बात कर ली है। थोड़ा थोड़ा अगर कहीं बाहर से आता है, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत है गाइस, क्योंकि मैं एक वीडियो में चाहे मैं कितना ही अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ हम जब तक बुक्स नहीं पढ़ते तो एक प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं मिलती है। ओके, और अभी मैंने सच कहूं तो मैं एक कोर्स बनाने के उसमें नहीं हूं, मतलब उतना शायद मैं अपना 100% एफर्ट्स यहाँ पे ना दे पाऊं या फिर नहीं दे पा रही हूँ। उसके तो बहुत सारे खैर रीजन है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। सो आपको 100% देना ही देना है अपना, और आप अगर 100% देंगे तो आपको इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, साइंस की बुक्स उठाइए, उसमें कॉमन डेफिशिएंसीज का चैप्टर मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं। आई थिंक नाम कुछ उसका है व्हाई डू वी फॉल इल, है ना, वो एक चैप्टर है, उसको भी पढ़ लेना साथ साथ, क्योंकि उसमें काफी अच्छी चीजें हैं इनके बारे में, कैल्शियम डेफिशिएंसी और इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, अगर कोर्स करने बैठते हैं ना, जब कोर्स बनाने बैठते हैं तो 100% कमिटमेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें पैसे लेते हैं फिर हम कोर्स बनाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इसमें 100% नहीं दे रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम गिविंग माई 100% अकॉर्डिंग टू माई टाइम, लेकिन क्योंकि वो वाला एक चीज जो होती है ना वो अभी नहीं आ पा रही है मेरे अंदर कि मैं बिल्कुल बैठ के प्रॉपर बहुत सारे नोट्स बना लूँ, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं उतनी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ इन सब चीजों से कि आप भी मेहनत करें, आप भी अपना 100% दें, आप भी बुक्स पढ़ें। ये वीडियो ठीक है, आपने वीडियो में समझ लिया, उसके बाद थोड़ा सा सप्लीमेंट अपनी बुक्स को भी आप रखें, क्योंकि कोई भी एक चीज जो है वो इनफ नहीं होनी चाहिए आपके लिए। कहते हैं ना कि 2-3 सोर्स तो आपके पास होने चाहिए, उनको ध्यान से पढ़ो। अब हम नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करेंगे। पहली तो डेफिशिएंसी डिजीजेस थी, अब दूसरा टाइप था इसका डीजनरेटिव डिजीजेस। अगर आपने नहीं सुना है तो पिछले वीडियोस में देख लेना, उसमें मैंने बात की थी। डीजनरेटिव डिजीजेस क्या होती हैं? जनरल वेयरिंग आउट फॉर डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज एज इन ओल्ड एज। बेसिकली जब वृद्धावस्था में बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं हमारा काम नहीं कर पाते हैं तो वो होती है डीजनरेटिव डिजीजेस। बस इनका नाम याद रखना कि ये क्या होती है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल आना। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो मेटाबॉलिज्म आप सभी ने पढ़ा होगा। मेटाबॉलिक बेसिकली हमारे शरीर में एक्टिविटीज चलती रहती हैं, ठीक है, और उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट और स्लो उस पर ही डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो हमारी जो एनर्जी है, मतलब हमारा जो बॉडी है, हम क्योंकि दिन रात कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उससे जो है हम फूड खाते हैं, फूड से एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी से आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो तेज होता है, ठीक है। कम फूड खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। फिर एक स्पेसिफिक टाइप का फूड भी आता है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है ना। कहते हैं कि ये वाला खाना खाओ, ग्रीन टी कहते हैं, ग्रीन टी से बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म तेज होता है, आप कब पतले होते हैं। तो वही चीज है, मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा अच्छा होगा आप उतने ज्यादा ही फिट रहेंगे। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं?
डिफेक्ट्स इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनकी वजह से कोई डिफेक्ट्स आ जाए तो उस वजह से भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, अभी कैंसर जैसी बीमारियां इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। दिस आर नॉट कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आएंगी, ये कम्युनिकेबल के अंदर नहीं आएंगी। कैंसर छूने से नहीं फैलता है, तो कैंसर जो है वो एक तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि कुछ सेल्स इकट्ठा होना शुरू होती हैं, फिर वो बहुत ज्यादा एक सिस्ट बना लेती हैं, बहुत बड़ा हो जाती हैं, तो बेसिकली इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जब हो जाती है तो कैंसर का कारण हो सकती है। सो कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ज्यादा स्पेसिफिक बोलेंगे तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इंजरी एंड डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय एक्सीडेंट्स, या फिर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा एसिड अटैक्स विक्टिम्स होते हैं, तो ये भी इस तरह का एक वो है जिसमें आपको नहीं पता ना कब आपके साथ क्या हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो इसमें जितने भी विकार आपके शरीर में आ जाते हैं वो सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, और ये सारे ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, तो इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो बस एक टाइप याद रखना, और इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी केवीएस के सिलेबस में एक टॉपिक है कि प्रिवेंशन ऑफ दीज डिजीजेस, मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो प्रिवेंशन है उसके बारे में। तो प्रिवेंशन तो आप सभी को पता है, कोई भी बीमारी हो, कमी से होने वाला रोग है तो हमें वो चीजें खानी चाहिए। अगर हाइजीन से रिलेटेड है तो आपको साफ सुथरा रहना चाहिए। जैसे कोविड-19 की हम बात करें, सो कोविड-19 में क्या है, बेसिकली आपको प्रिवेंशन क्या रखनी है कि आपको जो है मास्क पहनना है ना, आपको सैनिटाइज करते रहना है हाथ वगैरह, ये सब। तो ये बेसिकली प्रिवेंशन होते हैं। प्रिवेंशन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपके ट्रीटमेंट से पहले, बीमारी होने से पहले जो हम सावधानियां बरतते हैं उनको हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो बेसिक प्रिवेंशन तो आप सभी को पता है, लेकिन एक चीज होती है वैक्सीनेशन, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, अब तो काफी अच्छे से पता होगा जब से कोविड-19 आया है। तो वैक्सीनेशन जो है वो भी एक प्रिवेंटिव मेजर है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उस प्रिवेंशन में ज्यादा कुछ खास करने को नहीं है, जो वाला एक सेक्शन है कि प्रिवेंशन भी होना चाहिए डिजीज का जो आपके सिलेबस में है, लेकिन वो साथ साथ आप समझ जाएंगे जो भी डिजीज है उसके साथ जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी से आपको उसका प्रिवेंशन भी समझ में आ गया होगा। सब वैक्सीनेशन की हम डिटेल में बात कर लेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजेस हैं इस टॉपिक से जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने कुछ लिए हैं। जैसे पहला है एंटीजन एंड दूसरा है एंटीबॉडीज, ठीक है। अब एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, कुछ लोगों को पता होगा। देखिए, एंटीजन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सस्पेक्ट एंटर करता है, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो भी हो गए, इनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, इनको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहरी हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी का ना एक बचाव प्रतिरक्षा प्रणाली है, जब भी कोई बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी बहुत ज्यादा उसके प्रति सतर्क हो जाती है कि आखिर कौन आया है ना। हमारे घर में भी कोई अनजान एकदम से आ जाए तो हम भी थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो सेम इम्यून सिस्टम का काम है, तो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाता है जब भी कोई बाहर से आता है। दीज इन्वेडर्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। तो ये क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं जिनको प्रतिजन बोलते हैं। ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई और केमिकल भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। एंटीबॉडीज आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, चलो ठीक है, आपकी बॉडी में एंटीजेंस एंटर कर गए हैं, ओके। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, यानी कि प्रतिरक्षी क्या होती है। इन एंटीजेंस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, यानी, और ये वाई शेप की होती है प्रोटीन, देखो इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, देख लेना एक बार गूगल पे। तो वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू हेल्प स्टॉप इंट्रूडर्स फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी। सो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं हमारा शरीर जो है, और बेसिकली इन पर अटैक करता है एंटीजेंस पर। जैसे कि आप देखते हैं ना, खांसी जुकाम वगैरह हो गया, वायरस बैक्टीरिया जो भी आपके अंदर गया, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जो अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों अपने आप ठीक होती है, क्योंकि आपका शरीर जो है एंटीबॉडीज बना लेता है, और एक बार अगर उस बीमारी के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो अगली बार जब वो वायरस या वो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर कर रहा है तो वो और ज्यादा अलर्ट होकर इस पर हमला करती है। सो बेसिकली ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है, और एंटीबॉडीज और एंटीजेंस इन दोनों टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोविड-19 का मैं एग्जांपल लूं, तो कोविड-19 का जो वायरस है वो आपका एंटीजन होगा, और उसके जो वैक्सीनेशन के थ्रू भी एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। सो बेसिकली आप वैक्सीन ले देते हैं तो भी आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। दूसरा, अगर आपको कोविड-19 हो जाता है तो भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, क्योंकि वो बाहरी था, पहली बार हुआ, तो एंटीबॉडीज थोड़ा सा उस वायरस को पहचान जाती हैं। सो ये बेसिक एक सिस्टम है, ओके। और जो हमारी फाइट करने में हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। इनका दूसरा नाम मैं भूल गई हूँ, आई थिंक ल्यूकोसाइट बोलते हैं इनको, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। सो डब्ल्यूबीसी जो है वो फाइट करने में बहुत हेल्प करती है आपके शरीर की, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज बनाने में और आपके शरीर को इन बाहरी खतरों से बचाने के लिए।
अब नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स क्या होती है। अब एंटीबायोटिक्स बहुत ही कॉमन चीजें हैं, कुछ भी होता है हम इंडियंस को तो हम एंटीबायोटिक्स लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी भी नहीं होती है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स are chemical produced by microorganisms which at low concentration have the ability to inhibit or destroy pathogens. So ये जो बैक्टीरिया फंगी होती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, ये बेसिकली अटैक करती हैं बैक्टीरिया पर, मेनली बैक्टीरिया पर अटैक करती हैं, और फंगी का भी यहाँ पर रोल होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स फंगी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि स्किन की एलर्जीज होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स काम आ जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स का भी वही काम है जो हमारी एंटीबॉडीज का होता है शरीर में, लेकिन ये है मैन मेड है, मतलब बाहर से इंसान ने बनाए कुछ केमिकल्स हैं या ड्रग्स कह सकते हो आपको, दवाइयां होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम लेते हैं। जब हमारी खुद की शरीर की एंटीबॉडीज काम करना बंद कर देती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, और बेसिकली हमारे शरीर को ये बचाती हैं उन पैथोजन से। पैथोजन कुछ नहीं है, बेसिकली वही वायरस बैक्टीरिया वगैरह की बात हो रही है। लेकिन एंटीबायोटिक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यादा असरदार किस पर है। जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया पर सबसे ज्यादा असरदार होती है, लेकिन आप कहोगे कि यही वाली एंटीबायोटिक्स फिर वायरस पर क्यों नहीं वो करती। सो वायरस पर ये अटैक नहीं कर पाएंगे अच्छे से। देखिए फर्क होता है, बैक्टीरिया और वायरस जो है दोनों में ही फर्क होता है। देखिए वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, वायरस की जो बनावट या संरचना होती है, वो बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होती है। वो डिफरेंट तरीका का उनका स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट तरीके से वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को। तो अगर आप एंटीबायोटिक बना रहे हैं वायरस के लिए, तो वो आपके बैक्टीरिया के लिए अगर आप एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं तो वो वायरस पर असर नहीं करेगी। हमारी बॉडी में वायरस को अटैक करने के लिए अलग से बनते हैं, इंटरफेरोन्स बनते हैं, ओके। उसके ज्यादा डीप में मैं जाऊंगी नहीं। सो बेसिकली हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है इनके खिलाफ, बाहर वाले जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, उस पर एक बार बैक करके देखते हैं। यस, मैंने क्या आपको बताया था कि ये जो बाहरी होते हैं विच कैन बी वायरस बैक्टीरिया, तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर बना रहा है तो भाई ठीक है, शरीर भी एक ही तरह की बनाता होगा, ऐसा नहीं है। जो वायरस हम पर अटैक करता है तो शरीर उसके लिए अलग तरीके की कुछ चीजें, इंटरफेरोन्स वगैरह बनाता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि दोनों की बनावट संरचना अलग अलग होती है, तो इनके लिए दवाइयां भी अलग अलग ही होती है। हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हमें कुछ भी होता है तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन ये वायरस पर अटैक नहीं करती हैं, क्योंकि वायरस का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो अलग तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, और बैक्टीरिया अलग तरीके से। सो भाई जब मान लीजिए मैंने एक चीज बनाई है किसी एक टारगेट के लिए, मेरा वो टारगेट है ही नहीं, तो मैं उसको कैसे हिट कर सकती हूँ, समझ गए ना बात को। सो बात यही है कि बैक्टीरिया को बनाने वाली एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को टारगेट करती है, इनका वो लेना देना नहीं है वायरस से, तो ये क्यों अटैक करेंगे वायरस पर। इनफैक्ट जब वायरल फीवर या वायरल कुछ है आपको और आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उस टाइम पे खतरनाक भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। ये प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव आपने सुना होगा कि कोविड-19 के लिए हम लोग टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट टीकाकरण अभियान चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि हम प्रिवेंटिव है, हम चाहते हैं कि कोविड-19 हो ही ना, आपको होने के बाद तो क्योर होता है उसका, लेकिन आपको बीमारी होने से पहले जो आप सावधानियां बरतते हैं वो बेसिकली आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स में आती है। तो वैक्सीनेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कोविड-19 के लिए जैसे हम कोवैक्सीन, कोविशील्ड या जो भी स्पुतनिक है ये सब ले रहे हैं, इसी तरह से कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके लिए टीकाकरण किया जाता है। हेपेटाइटिस का टीका है, पोलियो का आई थिंक टीका बन गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, या फिर और भी कई बीमारियां होती हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, ठीक है, इन सब का टीका हो चुका है, मतलब टीका बन चुका है, बच्चों को लगता है, बड़ों को लगता है। तो ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपको जो है बेसिकली वो बीमारी ना हो, ठीक है। एक तो टीका होता है कि आप इंजेक्शन के थ्रू लगा लेते हो, और एक होता है जो आपको निगलना पड़ता है। जैसे आपकी पोलियो हो गई, ठीक है, पोलियो की दवाइयां आपको लेनी, मतलब पोलियो की ड्रॉप्स जो होती है बच्चों को दी जाती है पहले ही। ऐसा थोड़ी कि उनको पोलियो हो रखा है, लेकिन उनको पहले से दी जा रही है ताकि उनको पोलियो ना हो, ठीक है। या तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है वैक्सीन, या फिर आपको दवाइयों के थ्रू, इन चीजों के थ्रू दिया जाता है। सो एक तरह का क्या है, ये एंटीजन ही है, ठीक है, इज एन एंटीजन। देखो वायरस में क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है ना, कि आपका जो वायरस, जो भी आपका सब्सटेंस होता है, जो पैथोजन होता है, उसी को यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर कोविड-19 की बात करें हम, कोविड-19 का जो वायरस है, आपको क्या लगता है कि आपके शरीर में वो एंटर नहीं किया? अगर आपने वैक्सीन ली है तो वो एंटर किया है। इसको दो फॉर्म में बनाया जाता है वैक्सीन को, या तो उस वायरस को मार दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल मार दिया जाता है, या फिर उसको बहुत ही कमजोर फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। मतलब एक तो होता है कि इतने कमजोर फॉर्म में, इतने नेग्लिजिबल कह सकते हो आप, ना के बराबर वो आपके शरीर में डाला जाता है कि वो
अपना असर ना दिखा पाए। ठीक है, तो ये होता है। तो कोविड-19 की दो जो दवाइयां हैं वो इसी बेस पे बनी है, या तो उसको मारकर आपके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है या उसको बहुत ही वीक फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो क्योंकि ये जब बहुत ही वीक फॉर्म में जाएगा तो बॉडी के लिए तो होगा ना कि जैसे मैं हूं, मेरे अंदर एकदम से बॉडी के अंदर ये गया है तो बॉडी तो एक्टिव होगी ना इसके खिलाफ, और ये ऑलरेडी वीक होगा तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। सो ये बेसिकली वैक्सीनेशन का काम होता है। इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, ये बहुत ही एक्टिव इम्यूनिटी बना जाता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो होता है, और फिर वो उन डिजीजेस से या फिर उन बीमारियों से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम हो जाता है। और इस तरह से वैक्सीन काम करती है। लेकिन ये चीज याद रखना कि वैक्सीनेशन, किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन होती है तो अगर बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है तो उसका यूज होता है उस वैक्सीन में, अगर वायरस से हो रही है तो वायरस का यूज होगा, उसका यूज होगा तभी वो वैक्सीन आपकी बन पाती है। क्योंकि आप बेसिकली उसको ही एंटर शरीर में कराते हो, चाहे आप डेड फॉर्म में कराओ चाहे आप वीक फॉर्म में कराओ, ताकि बॉडी आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाए उसके खिलाफ। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे एपिडेमिक और पेंडेमिक की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक करंट में छाया हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से अगर केवीएस का एग्जाम होता है। होपफुली 2022 में फॉर्म निकलेंगे और उसका एग्जाम होगा तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। महामारी और सर्वव्यापी महामारी में क्या अंतर है, पूछा जा सकता है। देखो, हम सब देख रहे हैं कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक है, पहले इसको एपिडेमिक बनाया गया, फिर इसको पैंडेमिक बना दिया गया। क्यों बना दिया गया, अब इसमें डिफरेंस आपको जानने की जरूरत है। देखो, जो एपिडेमिक होती है वो कहाँ फैलती है। मान लो कि इंडिया है, इंडिया में कोई बीमारी फैल रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो साउथ में, मैं कहती हूँ साउथ में एक बीमारी फैल गई इंडिया में, वो साउथ में ही फैल के पूरे और खत्म हो गई। ओके, या फिर वो नॉर्थ साइड में फैल के नॉर्थ में खत्म हो गई। तो मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया लिया उसने, ठीक है, पर्टिकुलर गिवन एरिया लिया, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को उसने टारगेट किया और एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो 2 से 3 महीने चली प्रॉपर। सो ये क्या होती है, ये एपिडेमिक होती है, जो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया को कवर करती है। एक एरिया को कवर कर लिया, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, मान लीजिए या तो सिर्फ बच्चों को कवर किया या फिर महिलाओं पे ज्यादा हो रही है, जो भी है, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम पे कि भाई इतने से इतने टाइम तक ये रही, तो ये आपकी एपिडेमिक होती है। मतलब ये मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर नहीं फैल पाती है, उस एक पर्टिकुलर एरिया में रह जाती है। लेकिन जब हम बात करें पैंडेमिक की, सो ये क्या होती है, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है, जैसे कोविड-19 आया, एक नया आया, ठीक है, नया आया, पहले चाइना में आया, फिर कहीं 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 फैल गया। पहले हम बहुत ज्यादा इसके लिए बहुत ही अनअवेयर से थे, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे फैला, ये कहाँ तक फैल गया, ये आपके कंटिनेंट्स में, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। मतलब इसकी रीच इतनी ज्यादा है कि पूरे विश्व में फैल गया। तो ये होती है आपकी सर्वव्यापी महामारी। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि कोविड-19 पैंडेमिक है या एपिडेमिक है, ये पूछा जा सकता है, या इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज याद रखना कि एपिडेमिक क्या होती है और पैंडेमिक क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि पैंडेमिक ज्यादा बड़ी है, एपिडेमिक छोटी है ना। पैंडेमिक हर जगह फैल रही है, एपिडेमिक कहीं 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 किसी किसी गिवन एरिया में फैल रही होगी। ठीक है, आज का आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ कि आपको मुझे बताना है कि एपिडेमिक के नाम बताने हैं आपको। कि पैंडेमिक तो चलो मैंने कोविड-19 बता दिया, और भी पैंडेमिक और एपिडेमिक्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो काम आप खुद करोगे, सर्च करो, चाहे कुछ भी करो, गूगल करो या कुछ भी करो, लेकिन बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ आपका जो ये सेक्शन है आपका कॉमन डिजीजेस वाला, ये खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि काफी मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बारीक को थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ओके, पढ़ेंगे आप, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये भी होगा कि हाँ भाई, अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी खुद की मेहनत भी होती है, तो उसमें आपको फायदा भी मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग इसमें थोड़ी सी मेहनत करें और इसको थोड़ा और अच्छा बनाएं। ठीक है, क्योंकि आप अगर साथ साथ नोट मेकिंग करेंगे, मतलब वीडियोस तो ठीक है, लेकिन नोट मेकिंग भी बहुत जरूरी है। ओके, नोट मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट मेकिंग आप लोगों को जरूर करनी है। आप मेरी वीडियो से आपको इन टर्म्स के बारे में समझ में आ जाता है, कुछ बारीकियों के बारे में बता देती हूँ, वो सब चीजें नोट कर लें, शॉर्ट में नोट कर लें। बार बार वीडियो देखना मुझे पता है पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे से भी नहीं हो पाता है, तो आप लोग उस चीज से बचने के लिए ये कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नए लोग हैं जो जुड़े हैं। ओके, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।